AF-71 हिंदी। लियोनेल की आंखें चमक उठीं। तीव्र गति से उसका भारी भाला गायब हो गया तथा उसकी जगह भालों का एक जोड़ा आ गया, जिसे उसने तुरंत अपने दोनों ओर जमीन में गाड़ दिया। झनकार, जंजीरें बज उठीं और भालों के ध्रुव भुजाओं से टकराने लगीं। लियोनेल हवा में उछला, उसने अपने पैर की उंगलियों को दोनों भालों पर संतुलित किया और जंजीरों को और अधिक कसने से रोकने के लिए उन पर दबाव डाला। आटे को एक तेज प्रतिकर्षण बल का एहसास हुआ जिसने उसे जंजीरों को और कसने से रोक दिया। लियोनेल की प्रतिक्रिया से वह चौंक गया, लेकिन जब उसने लियोनेल के पैरों के सहारे इस्तेमाल किए जा रहे भालों की गुणवत्ता देखी, तो उसके होंठ फड़कने लगे। आखिर इस नए छात्र को ये सारे हथियार कहाँ से मिल रहे हैं? दुर्भाग्यवश आटे के लिए लियोनेल की अपरंपरागत प्रतिक्रिया का एक उद्देश्य था। लियोनेल की हथेली पलटी और एक लंबा, चिकना काला धनुष दिखाई दिया। पलक झपकते ही उसने 3 तीर छोड़ दिए। वे धीरे धीरे डूबते हुए सांझ के आसमान में ऊपर सूरज की भव्य, उग्र और गहरी लालिमा को प्रतिबिंबित करते हुए लहरा रहे थे। आटे ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए एक हथौड़े पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और दूसरे को जोर से खींच लिया। अंततः जंजीरें खुल गईं। एक हथौड़ा तोप के गोले की तरह उछला। आटे ने इतनी जोर से पीछे खींचा कि लियोनेल के पैर कांप उठे। जैसे ही जंजीरें दोनों भालों के ध्रुव बाहु पर फिसली, चिंगारियां उड़ने लगीं। हथौड़ा एक किनारे पर लिपटा, अपनी दिशा बदलता हुआ लियोनेल के सिर पर ऐसे वार करने लगा मानो उसका अपना कोई दिमाग हो। उसी क्षण आटे दहाड़ा। उसने अपना बचा हुआ हथौड़ा उठाया और दूसरे हथौड़े को और तेज गति देने के लिए उसे लगातार पीछे खींचता रहा। जब वह अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो उसका हाथ मुड़ गया और पूरी ताकत से नीचे की ओर झूलने लगा। बैंग बैंग बैंग। ठीक उसी समय जब आटे ने लियोनेल के 3 तीरों का प्रतिकार किया और प्रत्येक वार के साथ पीछे की ओर खिसक रहा था, हथौड़ा लियोनेल के सिर की ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसका सिर धड़ से अलग करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कितना चतुर! लियोनेल की आंखें चमक उठीं। उसके अपने हमले ने आटे को और भी ज्यादा गति दे दी। जैसे ही उसने और पीछे खींचा, चेन से बंधा हथौड़ा और भी तेजी से लियोनेल की ओर बढ़ा। लियोनेल की निगाहें अचानक ठंडक या आश्चर्य के अलावा किसी और चीज से चमक उठीं। यह उत्साह था। उसे लगा जैसे उसका खून खौल रहा है। हथौड़े की सीटी जैसी हवा उसकी ओर आ रही थी और उसकी नसें चीख रही थीं। लियोनेल के दिमाग में गणनाएं इतनी तेजी से चल रही थीं कि ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते थे। आटे का हमला जितना भी चतुर था, उसमें एक घातक खामी थी। लियोनेल के पैर हिल गए। जिन भालों पर वह टिका हुआ था, वे हिल गए और उन जंजीरों से टकराने लगे जिनमें अभी भी चिंगारी निकल रही थी। हथौड़े की दिशा बदल गई और अंतिम क्षण में वह लियोनेल के सिर के ऊपर से मुश्किल से 1 इंच ऊपर उड़ गया। वह दोनों भालों के चारों ओर लिपट गया और आटे की ओर वापस चला गया। लेकिन तभी लियोनेल ने अचानक उड़ते हुए हथौड़े को पकड़ लिया। उस समय वह कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था, ध्वनि की गति से बस थोड़ा ही कम। उस समय ऐसी चीज को पकड़ने की कोशिश करना, भले ही आप कामयाब हो जाएं, मौत को दावत देने जैसा ही लगता था। और अगर आप नाकाम रहे तो बस एक ही उम्मीद थी कि आपका हाथ छूट जाएगा। हालांकि जैसे कि यह सबसे सामान्य बात थी, लियोनेल ने ये सब एक ही बार में पूरा कर लिया। उसकी त्वचा पर रून झिलमिला रहे थे, उसके चारों ओर कांस्य बैंगनी रंग की एक लहर तैर रही थी, मानो उसके सिर के ऊपर एक प्रभामंडल प्रकट हो रहा हो। वह किसी रोमन देवता जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था जो दुनिया को हिला सकता था। उस क्षण उसकी छवि वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में अंकित हो गई। जैसे ही लियोनेल ने हथौड़ा पकड़ा, उसका शरीर आगे की ओर उछला। उसने अपना खाली हाथ आगे बढ़ाया, जिससे एक भाला जमीन से उछलकर उसकी हथेली में जा लगा। आटे की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अचानक पाया कि लियोनेल असंभव गति से उसकी ओर उड़ रहा है। अपने हथौड़े छोड़ दे, ये नामुमकिन था। लियोनेल की गति बदलने के लिए उसे पहले की तरह नियंत्रित कर ले, यही सबसे अच्छा विकल्प लग रहा था। लेकिन उसी पल आटे को पता चला कि उसका हथियार उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। उसने जितना भी बल उस पर डालने की कोशिश की, वह सब अवरुद्ध हो गया। एक ऐसी विरोधी शक्ति द्वारा प्रतिकारित किया गया जो केवल लियोनेल से ही आ सकती थी। आटे की आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन लियोनेल ने उसे ज्यादा देर तक सोचने का मौका नहीं दिया। उसने जो भाला पकड़ा था, वह ज्यादा देर तक उसके पास नहीं रहा। अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए लियोनेल का हाथ तोप की तरह हो गया और उसने भाला किसी हॉपून की तरह फेंका। वह आटे की ओर ऐसे उड़ रहा था मानो आसमान में कोई तारा चमक रहा हो।
आटे की आंखें घबराहट से चमक उठीं। दूरी बहुत कम थी और उसका हथौड़ा उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। अगर कर भी रहा था तो लियोनेल के हथियारों की क्वालिटी को देखते हुए क्या वह ऐसी चीज को सुरक्षित रूप से रोक भी सकता था। आटे दहाड़ा, पूर्ण नियंत्रण। उसकी शक्ति फूट पड़ी, उसका हाथ बाहर की ओर बढ़ा। उसने अपनी सारी शक्ति अपने मुक्त हाथ में डाल दी और आकाश में दौड़ते भाले की ओर बढ़ा। टकराना। आटे का हाथ अजीब से कोण पर पीछे की ओर मुड़ गया, उसका कंधा अपनी जगह से बाहर निकल आया। वह मुंह बनाने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि उसी क्षण लियोनेल उसके पास पहुंच गया। लियोनेल के हाथ में फिर से एक भारी भाला दिखाई दिया, लेकिन उसी पल आटे को लगा जैसे वह घुटनों के बल गिर पड़ा हो। अचानक एक भारी हवा ने उसे घेर लिया, जिससे उसे लगा जैसे उसका अपना वजन कई गुना बढ़ गया हो। एक हाथ लियोनेल के भाले को पकड़े हुए था, जो उसके छिन्न भिन्न होने के बाद अब कोई ताकत नहीं दिखा पा रहा था। दूसरा अपना हथौड़ा उठाकर लियोनेल के हमले को रोकने के लिए तैयार था, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था, मानो दुनिया का सारा भार उस पर आ पड़ा हो। उसकी टाइमिंग पूरी तरह से गड़बड़ा गई। जब लियोनेल उसकी रेंज में पहुंचा तो वह उसका मुकाबला भी नहीं कर सका। लियोनेल ने अपने भारी भाले की धार को आसमान में घुमाते हुए उसके सपाट हिस्से को आटे की छाती पर दे मारा। आटे को लगा कि उसकी पसलियां धंस गई हैं, उसके फेफड़ों की सारी हवा एक साथ बाहर निकल गई है। वह धनुष से निकले तीर की तरह पीछे की ओर गिरा और 100 मीटर दूर जाकर गिरा और खड़ा भी नहीं हो सका। टकराना। लियोनेल जोर से जमीन पर गिरा और चारों ओर सन्नाटे की दीवार छा गई। सच कहूं तो खुद उसे भी इस नतीजे पर थोड़ा हैरानी हुई। उसकी प्यारी प्रेमिका की बदौलत उसकी मानसिकता में आए इस मामूली बदलाव ने उसकी ताकत में बिना किसी बुनियादी सुधार के उसके युद्ध कौशल में इतना बड़ा बदलाव ला दिया था। ये याद रखना जरूरी था कि अभी एक महीने पहले ही लियोनेल को निग्मिर को हराने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। बेशक उसकी जान कभी खतरे में नहीं थी, न ही यह मुश्किल लग रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि अगर उसके पास अपने विंड डोमेन भाले की बदौलत कोई अचूक जवाबी हथियार न होता तो वह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। फिर भी निग्मिर सिर्फ एक सफेद बेल्ट था। बेशक वह एक सफेद बेल्ट था जो ब्लू बेल्ट बनने की कगार पर था और उसे उनमें से एक पूर्ण अभिजात वर्ग माना जा सकता था, लेकिन फिर भी वह एक सफेद बेल्ट था। इसके बावजूद लियोनेल एक ब्लू बेल्ट खिलाड़ी को कुछ ही मुकाबलों में हराने में कामयाब रहा और उसने इसे लगभग आसान बना दिया। जैसे ही उसने अपने भाले जमीन में गाड़े, लियोनेल को लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है, और यह एक कठोर सच्चाई थी। आटे की जंजीरों के जवाब में लियोनेल को लगा कि भालों को सहारा देकर लियोनेल पर सीधा हमला करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। नतीजतन लियोनेल आटे की गति और ताकत का इस्तेमाल उसके खिलाफ जवाबी हमले में कर पाया, जिससे लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। यदि ऐसा ना होता तो लियोनेल के लिए आटे की बाह को उखाड़ने के लिए पर्याप्त ताकत लगाना असंभव होता, और इस प्रकार उसके लिए आटे की छाती पर ऐसा स्पष्ट प्रहार करना असंभव होता। ये सिर्फ एक सरल चाल थी, फिर भी यह एक मास्टर स्ट्रोक की तरह था जिसने लगभग तुरंत ही लड़ाई का फैसला कर दिया। यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए अगली चाल चुन सकते हैं तो उसकी अगली चाल का अनुमान क्यों लगाएं? लियोनेल को अभी यह पता नहीं था, लेकिन ये दर्शन उसके मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक होगा, जो अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाली घटना के बाद दूसरे स्थान पर होगा। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। लियोनेल ने अपना भारी भाला दूर फेंका, अपनी हथेली आगे बढ़ाकर आखिरी भाला जमीन से उछलकर उसके हाथ में आ गया। धीरे धीरे उसने उसे भी दूर फेंक दिया। अब जब लियोनेल का पृथ्वी से लगाव उसके शरीर में समा गया था, तो धातु का भाला उसकी ओर उछालना उसके लिए सांस लेने जितना आसान था। उसे इसके बारे में जरा भी सोचने की जरूरत नहीं थी। लियोनेल ने अपने आसपास नजर दौड़ाए और उसकी नजर दूर खड़े आटे पर पड़ी जो खून की खांसी कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह उसकी ओर बढ़ता, उसने पाया कि 6 कांपते हुए सफेद बेल्टधारी लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया है। हालांकि उनके हाव भाव में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे एक कदम भी पीछे हटने का इरादा नहीं रखते। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आटे की ताकत असल में लियोनेल से ज्यादा थी। आखिरकार आटे तो टियर 6 का ही अस्तित्व था। लियोनेल, जिसने अभी तक अपने धातु शरीर को टियर 1 चरण से आगे नहीं बढ़ाया था और जिसकी शक्ति अभी भी तीसरे आयाम में थी, के लिए यह अंतर बहुत बड़ा था। बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि लियोनेल की क्षमता इस अंतर को पूरी तरह से पूरा कर देती थी। बहरहाल विवरण चाहे जो भी रहा हो, उन्हें बस एक ऐसा युवक दिखाई दिया जो उनके कप्तान को आसानी से हरा सकता था। उन्होंने उसे दोबारा पास आने से मना कर दिया।
लियोनेल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा? उसे मार दूंगा। उसकी पूरी छाती धंस गई है, अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो वो सचमुच मर जाएगा। और हाँ, मुझे अपना भाला भी चाहिए। मैं उसे ठीक कर दूंगा, एक श्वेत सैनिक ने ठंडे स्वर में कहा। लियोनेल ने कंधे उचका दिए। उनकी जैसी टीम में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होना तो बनता ही है जिसमें उपचार की क्षमता हो। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी नाक किसी ऐसी चीज में डाल दी है जिसमें उसकी जगह नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह आटे से नफरत करता था, बस इस बार दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। वह उस आदमी को जानता भी नहीं था। उसके हाथ के एक झटके से आटे के हाथ में पकड़ा भाला निकलकर 6 भालों को चीरता हुआ उसकी हथेली में जा लगा। हालांकि लियोनेल के पास इस क्षमता के अनगिनत भाले थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन्हें यूं ही पड़ा रहने देगा। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति जिसे स्पीयर डोमेन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, वह भाले को बहुत अधिक समय तक पकड़े रखता है, तो वह भी राख में बदल जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे अन्य भाले जो मान्यता प्राप्त नहीं है। आप उसे ले जा सकते हैं। अगर आपको इस दुकान के मेरे स्वामित्व से कोई समस्या है, तो आप जानते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढना है। ऐसा कहकर लियोनेल कई लोगों की निगाहों के सामने बार की ओर चल पड़ा। ओह! और लियोनेल अचानक रुका और पीछे मुड़कर देखा। अपने कप्तान से कहो कि अगर उसे अपने हथौड़ों की मरम्मत करवानी है, तो वह परसों यहाँ आ सकता है। तारांकन तारांकन, जो हुआ उसकी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बेयर रोज की हार ही शुरू में हंगामा खड़ा करने के लिए काफी थी, लेकिन यह हार एक नए खिलाड़ी के हाथों हुई थी, इसलिए यह और भी ज्यादा सार्थक थी। एक नए खिलाड़ी द्वारा ब्लू बेल्ट खिलाड़ी को हराने का विचार ही उनकी सारी समझ को पलट देने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इसके बाद जो रिलीज हुआ वह किसी तरह उससे भी आगे निकल गया। खबरों के मुताबिक ये लियोनेल अब व्हाइट बेल्ट बन चुका था। इससे इस खबर को स्वीकार करना आसान हो जाता, बजाय इसके कि कोई और हंगामा मच जाए। लेकिन जिस बात ने सबको अंदर तक झकझोर दिया, वही ये थी कि यह लियोनेल नए छात्रों के सबसे नए बैच का हिस्सा था। उसे यहाँ आए हुए मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे। हालांकि मौजूदा लियोनेल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने इतना हंगामा मचा दिया है। अगर उसे पता होता, तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान जरूर फैल जाती। जितने ज्यादा लोगों को पता होगा कि वह इस दुकान का मालिक है, उतना ही अच्छा होगा। अब तक लियोनेल ने बार बंद कर दिया था और अपनी आंतरिक दृष्टि को हर कोने को याद करने के लिए फैला दिया था। पूरी संरचना को पूरी तरह से ड्रीम स्कल्प्ट करने में उसे लगभग 10 मिनट लगे। हालांकि यह बड़ी थी, लेकिन इसकी नींव में बनी एक सरनी के अलावा इसमें कुछ खास नहीं था। अगर यह सरनी न होती, तो उसे ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड ही लगते। लियोनेल ने गहरी सांस ली। उसने पहले कभी किसी पूरी इमारत पर अपनी फोर्स क्राफ्टिंग लागू करने की कोशिश नहीं की थी। वह मुस्कुराया, यह मजेदार होगा। एक विचार के साथ कई भारी धातुएं एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगीं। अगर किंग ऑफ ओरेस गुट का कोई सदस्य वहां होता, तो लियोनेल ये शर्त लगाने के बारे में भी सोचता कि वे कितने और खून खांसेंगे। लियोनेल के पिता जो कई ब्लूप्रिंट छोड़कर गए थे, उनमें कुछ इमारतें भी थीं। अब तक लियोनेल ने उन्हें ज्यादातर नजरअंदाज किया था और उन डिजाइनों पर ध्यान केंद्रित किया था जो कवच निर्माण में उसके कौशल को निखार सकें। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसने उन पर कभी गौर ही नहीं किया था। दरअसल उसने उन्हें पहले ही याद कर लिया था। वे लियोनेल को निर्माण और उसके पीछे के भौतिकी की बुनियादी समझ देने में सक्षम थे। लियोनेल के अनुमान के अनुसार ज्यादातर चीजें काफी आसान थीं, बस तनाव, संपीड़न, अपरूपण वगैरह जैसे बलों को समझना था। उसने इन सब चीजों के बारे में हाई स्कूल में ही सीख लिया था। इसके अलावा अगर उसने ऐसा नहीं भी किया होता, तो भी वह अपनी डिजाइन योजनाओं को अपने सपनों की दुनिया में परख सकता था। अगर वह ऐसा करता, तो उसे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ मिनटों के विचार के बाद, जो कि संभवतः अन्य संवेदी प्रकारों के लिए कई घंटों के बराबर था और सामान्य व्यक्तियों के लिए संभवतः कई दिनों के बराबर था, लियोनेल ने सब कुछ तय कर लिया था। सबसे पहले उन्होंने छोटी सी दुकान को प्रकाश तत्व के भ्रम में पूरी तरह से ढक दिया, जिससे बाहर से देखने पर वह एक खाली स्थान के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देने लगी। फिर उसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। चलो इस नींव का पुनर्निर्माण करें। ओह! लियोनेल ने हंसते हुए कहा। छोटी सी दुकान की नींव रखने वाले ढांचे के कुछ काम थे। पहला था मालिक को चिन्हित करना, दूसरा ये चिन्हित करना कि मालिक किस यूनियन का हिस्सा है, और तीसरा स्पष्ट रूप से निगरानी का काम था। बेशक ये सिर्फ लियोनेल के लिए ही स्पष्ट था। ज्यादा से ज्यादा ये संरचना टियर 4 फोर्स 8 के स्तर की थी,
यह इतनी जटिल नहीं थी कि लियोनेल को इसकी कोई भनक न लगे। ड्रीम स्कल्प्ट में उसे इतना समय लगने का एकमात्र कारण उसका आकार था। लियोनेल ने तुरंत संरचना को पुनः व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। हम एक प्रतीक, चलो कुछ भाले लेते हैं, शायद एक धनुष, थोड़ी सी चांदी, और हमें एक शुभंकर चाहिए। चलो ये सम्मान लिटिल ब्लैक स्टार को देते हैं और उसे लिटिल टॉली से बने कुछ पंख देते हैं। लियोनेल मन ही मन हंसा अपनी क्षमता से। हालांकि वह खुद को कलाकार नहीं कहेगा, वह अपने मन में जो कुछ भी है उसे हूबहू दोहराने में सक्षम जरूर था। मन में जो भी चित्र बना रहा था उसे चित्रित करना उसके लिए सांस लेने जितना आसान था। उन्होंने एक ऐसा प्रतीक बनाया जो एक ओर तो वीरतापूर्ण था और दूसरी ओर मनमोहक। भालों के कब्रिस्तान का वर्णन और क्या किया जा सकता है, जिसके ऊपर एक छोटा सा मिंक अपने छोटे छोटे पंखों के साथ उड़ रहा हो और धनुष की डोरी खींच रहा हो। लियोनेल ने इसे एक विस्तृत चांदी की बॉर्डर में लपेटा जिससे यह विशेष रूप से शाही लग रहा था और इसने संरचना को अंतिम रूप दिया। शायद हम इसे ब्लैक स्टार गुड कह सकते हैं। क्यों नहीं, तुम्हें खुश होना चाहिए, भले ही तुमने मुझे आसान रास्तों पर छोड़ दिया हो। जब लियोनेल का मनोरंजन समाप्त हो गया तो वह सचमुच काम पर लग गया। हम सिर्फ 2 स्तर पर काम करेंगे, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। पहला स्तर सामान बेचेगा, दूसरा स्तर मरम्मत का काम करेगा। संरचना आकर्षक होनी चाहिए, लेकिन एक छोटी सी दुकान पर 2 बार परिष्कृत स्टील और हीरे का उपयोग करने से अधिक आकर्षक क्या हो सकता है। लियोनेल पागलों की तरह मुस्कुराया, उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि वह लाखों किलोग्राम उर्बे अयस्क बर्बाद कर रहा है। दरअसल उसे इसमें मजा आ रहा था। अगर उसे धमाका करना था तो वह पूरी ताकत लगा देगा। लियोनेल ने 2 बार परिष्कृत स्टील से छोटी सी दुकान का ढांचा तैयार किया। यह अयस्क भारी हथियार बनाने में असाधारण रूप से कुशल था। न केवल इसमें काफी वजन था, बल्कि यह काफी लचीला और साथ ही बेहद मजबूत भी था। 2 मंजिला इमारत तो दूर, ये 5वें आयाम की दुनिया में भी कई किलोमीटर ऊंची इमारत का ढांचा आसानी से बना सकता था। धातु की बड़ी बड़ी बीमों के साथ काम करना उतना मुश्किल नहीं था जितना लियोनेल ने सोचा था, लेकिन जरूरी सटीकता उतनी ही जरूरी थी। हालांकि लियोनेल के धातु प्रेम के कारण उसकी इंद्रियां इस तरह के पदार्थों के लिए लगभग बहुत तेज थीं। यहां तक कि जब वह कई टन धातु इधर उधर ले जा रहा था तब भी उसे जरा भी पसीना नहीं आया। लियोनेल ने ये काम पूरा करने के बाद ट्वाइस रिफाइंड डायमंड के साथ काम करना शुरू किया। ये सामग्री पृथ्वी के हीरे जैसी ही दिखती थी। मुख्य अंतर यह था कि यह हल्का आसमानी नीला रंग बिखेरता था जो देखने में हल्का सफेद हो सकता था। लियोनेल के पास एक योजना थी। इस सामग्री से एक दुकान बनाना लगभग बेढंगा हो जाएगा। हीरे की ईंटें सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं, अंत में ये किसी भी चीज से ज्यादा बेतुकी लग सकती हैं। लेकिन अगर वह नीचे दी गई संरचना का इस्तेमाल करे तो क्या होगा? हीरे की पारदर्शिता और उच्च अपवर्तन सूचकांक उसे प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील बनाते हैं, खासकर जब उसे एक खास कोण पर रखा जाए। हाँ, ये काम कर सकता है यदि मैं डिजाइन में थोड़ा बदलाव करूं और संरचना में सुधार करूं। लियोनेल काम पर लग गया। उसकी उंगलियां धुंधली हो गई थीं क्योंकि वह लगभग लिटिल टॉली के साथ घुल मिल गया था। उन्होंने 2 बार परिष्कृत हीरे को एकदम सही टुकड़ों में काटा। कभी वे प्रिज्म जैसे होते, कभी एकदम सही ईंटें, और कुछ ऐसे भी होते जिनका आकार अनियमित होता। लियोनेल ने इन सभी आकृतियों को एक साथ कैसे फिट किया जाए, इसका सटीक नक्शा तैयार किया। जब ये सभी आकृतियां एक साथ आएंगी तो इमारत का बाहरी हिस्सा लगभग आकृतियों के बहुरूपादर्शक जैसा दिखाई देगा। और फिर जब लियोनेल ने इस संरचना को सक्रिय किया और उसमें से काली और चांदी जैसी रोशनियां चमक उठीं। घंटे बीतते गए। बाहर बस एक विशाल खाली जगह दिखाई दे रही थी। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि यह मान ले कि दुकान सचमुच गायब हो गई है, लेकिन वे ये जानकर हैरान थे कि इतनी बड़ी संरचना बिना किसी समस्या के बनाई जा सकती है। फिर दूसरे दिन की सुबह प्रकाश भ्रम बल कला अंततः फीकी पड़ने लगी। हालांकि लोगों ने जो देखा उससे वे इतने स्तब्ध रह गए कि कई लोग तो मानो थम से गए। ब्लैक स्टार प्रतीक आसमान में लहरा रहा था और उसके लुप्त होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। यह इतना साफ था कि शहर के हर कोने से इसे देखा जा सकता था। फिर दरवाजे खुल गए। मंजिला दुकान का इतना भव्य होना नामुमकिन था, फिर भी ऐसा ही महसूस हुआ। इसकी बाहरी सतह कांच के टुकड़ों जैसी थी। एक गहरी काली रोशनी उस पर झिलमिला रही थी जो इसे एक भयावह रूप दे रही थी, जिसमें एक तरह की राक्षसी सुंदरता थी। ऊपर उसका प्रतीक धीरे धीरे घूम रहा था, काली चांदी की रोशनियां बिखेर रहा था।
भालों के कब्रिस्तान और उड़ते धनुषधारी छोटे मिंट के बीच का अंतर अटपटा लगना चाहिए था, लेकिन किसी तरह ये बिल्कुल सही लगा। दुकान में कोई खिड़कियां नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एक भी दरवाजा न हो। सोच में पड़ गया कि क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है या दूसरे लोग भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। उसी समय दूसरी मंजिल के पास रोशनियां एकत्रित हो गईं और जल्द ही घुमावदार शब्दों की एक पंक्ति बन गई। ब्लैक स्टार। अपनी उत्सुकता को रोक न पाने के कारण कई लोग इमारत के पास पहुंच गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 2 दिन पहले हुए युद्ध के बाद से ही कई लोग इस जगह को देख रहे थे। कुछ लोग तटस्थ इरादे से आए थे, कुछ बस दुनिया को जलते हुए देखना चाहते थे, जबकि कुछ ये देखने आए थे कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसका वे फायदा उठा सकते हैं। हालांकि जैसे ही पहला व्यक्ति पास आया, एक असंबद्ध आवाज बोलने लगी। लेस देन। कृपया चुनें कि आप किस मंजिल में प्रवेश करना चाहते हैं। ग्रेटर देन। लेस देन प्रथम तल दुकान। ग्रेटर देन। लेस देन दूसरी मंजिल मरम्मत और बिक्री। ग्रेटर देन। जो युवा उत्सुकतावश आगे आए थे, उनकी आंखें आश्चर्य से झपक गईं। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकतावश कुछ ने पहली मंजिल का विकल्प चुना, लेकिन अचानक एक तेज आकाशीय बल ने उन्हें जकड़ लिया। जिन लोगों को ऐसा महसूस हुआ, उनमें से कई ने घबराकर तुरंत विरोध किया, जिससे टेलीपोर्टेशन विफल हो गया। उनके दिल लगभग धड़कने लगे और माथे से पसीना बहने लगा। स्थानिक क्षमताएं बहुत दुर्लभ थीं। यहां तक कि वैलिएंट हॉर्ट में जिन लोगों के पास ऐसी क्षमताएं थीं, उनके पास भी आमतौर पर ये क्षमताएं कम मात्रा में होती थीं, जिससे उनकी ताकत कुछ हद तक कमजोर हो जाती थी। लेकिन इससे इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आया कि जबरन टेलीपोर्ट किया जाना शायद सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभवों में से एक था जिससे कोई भी गुजर सकता है। हालांकि शांत होने के बाद अंततः वे एक समझौते पर पहुंच गए। सबसे पहले उन पर अंतरिक्षीय खिंचाव बहुत कम था। दरअसल अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि इसे तोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। इसका मतलब शायद यही था कि जो भी जबरदस्ती टेलीपोर्टेशन हुआ था, वह किसी दुर्भावना से प्रेरित नहीं था। और अब जब उन्होंने इतना सोच लिया था, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह बल तभी प्रकट होता है जब वे चुनते हैं कि किस मंजिल में प्रवेश करना है। तो यह ऐसा है। कई लोग आपस में बुदबुदाने लगे। उन्होंने फिर से संदेश भेजा और इस बार उन्होंने विरोध नहीं किया। एक पल के लिए उनकी नजर धुंधली हुई, फिर अचानक उन्होंने खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाया। दीवारें काले हीरे की तरह चमक रही थीं, कमरे को हल्की मंद रोशनी से भर रही थीं। पहली मंजिल कुछ कोनों में बटी हुई थी। एक कोने में कवच बिकता हुआ प्रतीत हो रहा था, कुछ में विभिन्न प्रकार के हथियार बेचे जा रहे थे, उन्हें अलग अलग प्रकारों में बांटकर, और आखिरी कोने में उपभोग्य वस्तुएं बिक रही थीं। उनके पैरों के नीचे का फर्श, दीवारें और छत, सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे अंतरिक्ष की गहराइयों में मदरा रहे हों। यह एक अलौकिक एहसास था जिसने उन सभी को आश्चर्य से भर दिया। वे टियर 5 हथियार हैं। रुको, वो देखो, ये टियर 6 हैं। वहां केंद्र में जो लोग हैं, क्या वे टियर 7 नहीं हैं? नौजवानों को बेहोशी सी आ रही थी। उनमें से कई तो सिर्फ सफेद बेल्ट वाले थे। अगर लियोनेल ने इतना हंगामा न मचाया होता तो वे आमतौर पर नए छात्रों के क्वार्टर में भी नहीं होते। लेकिन ऐसे हथियार देखकर, जिन्हें इतने भव्य रूप से प्रदर्शित करने के लिए उन्हें अक्सर खरोंचना और नोचना पड़ता, कई आंखें जोश और लालच से चमक उठीं। वे काउंटरों की ओर दौड़े और कीमतें देखने लगे। इन नए छात्रों को टियर 4 स्तर और उससे नीचे के हथियारों पर छूट क्यों मिलती है? हमारी छूट कहाँ है? लेस देन चेतावनी। निकटता अलार्म चालू हो गया है। विनिमय के लिए आवश्यक उचित योग्यता अंक प्रदर्शित करें। ग्रेटर देन। अचानक आई चेतावनी पहली मंजिल पर गूंज उठी, जिससे कई लोग अपनी लालच भरी हालत से बाहर आ गए। लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा तो पाया कि वहां सचमुच कोई कर्मचारी नहीं था। और ऐसी जगह का प्रबंधन करने वाला एक भी ब्लू बेल्ट नहीं था, यहां तक कि एक भी व्हाइट बेल्ट नहीं था। यह एहसास होते ही कई लोगों की आंखों में लालच एक बार फिर जाग उठा। लेस देन चेतावनी। दूसरी बार उल्लंघन पाया गया, कोई योग्यता अंक नहीं बदले जाएंगे। अगर तीसरी बार उल्लंघन हुआ तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा और ब्लैक स्टार से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ग्रेटर देन। कुछ लोग ये सुनकर झिझके, लेकिन जब उन्हें याद आया कि बाहर से जबरदस्ती टेलीपोर्टेशन कितना कमजोर था, तो उनकी हंसी पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये दुकानदार इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हुए कई लोगों ने प्रदर्शन पर रखे गए ऊंचे टियर 7 खजाने को झपट लिया। मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो?
तो फिर आ जा कमीने, देख मैं तेरी टांगें नहीं तोड़ता। उस क्षण, इससे पहले कि वे वास्तव में उपद्रवी हो पाते, वे सब स्तब्ध रह गए। एक प्रबल आकाशीय शक्ति ने उन्हें घेर लिया है, ऐसा महसूस करते हुए वे सब सिसक उठे। वे सब एक साथ अपनी अपनी शक्ति से फूट पड़े, इस उम्मीद में कि वे पहले की तरह ही आसानी से उस पकड़ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन पलक झपकते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी सेना किसी अंतहीन विशाल महासागर में गिर गई हो। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हुआ है, उन सबको बाहर निकाल दिया गया था। जब उनकी दृष्टि साफ हुई तो वे वापस बाहर आ गए। लेस देन पहुंच अस्वीकृत ग्रेटर दैन। लेस देन प्रतिबंध का कारण चोरी का प्रयास ग्रेटर दैन। लेस देन प्रतिबंध अवधि अनिश्चित ग्रेटर दैन। कई लोगों ने तुरंत पुनः प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें संदेशों की बौछार से रोक दिया गया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, हमें अंदर आने दो। अरे, हमें अंदर आने दो। उनके अंदर अफसोस की लहर दौड़ गई। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि अभी क्या हुआ था। उनकी उंगलियों पर इतनी दौलत थी। जो लोग अभी तक अंदर नहीं आए थे, वे भी उनके उत्साह को देखकर दंग रह गए। आखिर अंदर क्या था? तुम्हें लगता है कि एक दीवार मुझे रोक सकती है? एक खास तौर पर उग्र स्वभाव वाला आदमी जमीन पर पैर पटक रहा था। उसने वहां एक टियर 7 बैटल एक्स देखा था जो उसे चाहिए ही था। उसे देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसे वो चाहिए ही था। उसे वो चाहिए ही था। वह आगे बढ़ा, अपनी हथेली को पलटकर अपना युद्ध कुल्हाड़ा दिखाया और अपनी पूरी शक्ति से आगे की ओर झुका। जब वह झूल रहा था तो उसकी भुजाएं मुड़ी हुई थीं और उसकी पीठ लगभग टूट गई थी। टकराना। वह आदमी एक पल के लिए रुका, फिर उल्कापिंड की तरह पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह से एक डरावनी चीख निकली और फिर वह अपने ही खून और मांस के ढेर में ढेर हो गया। जो औरतें उसे देखती, वे डर के मारे चीख पड़ती। उस आदमी की बाहें खून और लहूलुहान होकर बिखर गई थीं। तभी सभी को एक चौंकाने वाली बात का एहसास हुआ। पूरी दुकान का बाहरी हिस्सा ट्वाइस रिफाइंड डायमंड से बना था। जानकर सभी को गहरा सदमा लगा। कोई व्यक्ति इतना खर्चीला कैसे हो सकता है? आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि इस जगह में दरवाजे क्यों नहीं थे, एक भी खिड़की क्यों नहीं थी। कोई इस किले से कैसे निपट सकता है? इस जमीन को वापस पाने की बात तो दूर, शायद कोई दुकान का बोर्ड भी न ढूंढ पाए जिसे वापस छीना जा सके। दुकानों की एक अजीबोगरीब बात यह थी कि उनकी पट्टिकाएं उनके क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती थीं। ये नियम दुकानदारों को पट्टिका लेकर भागने से रोकने के लिए लागू किया गया था ताकि कोई और उनकी दुकानों पर कब्जा न कर सके। बेशक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले सभी नियम अंततः यूनियनों और ऐसी ही चीजों के अस्तित्व के कारण बेकार हो गए। लेकिन जाहिर है, लियोनेल का इरादा ऐसी चीजों को अपने ऊपर जरा भी नियंत्रण करने देने का नहीं था। और नतीजा, एक और हंगामा। टियर 5, 6 और यहां तक कि टियर 7 के हथियारों की बिक्री की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ऐसी स्थिति में लियोनेल के बारे में रेलियन द्वारा दिए गए स्पष्ट वर्णन आग को कागज की एक पतली शीट में समेटने की कोशिश करने जैसा था। ये रेयान द्वारा की गई दूसरी गलती थी। अगर लियोनेल अपने ग्रेनेड और मेंडिंग आर्मर की तरह सिर्फ टियर 3 या 4 का क्राफ्ट होता तो उसके शब्द ही काफी होते। लेकिन एक ऐसे क्राफ्टर को दबाने की कोशिश जो सिर्फ बेबुनियाद बातों से ही अर्धकांस्य शिल्प गढ़ सकता था। खैर, यह आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। ये वही था जो तब घटित हुआ जब एकमात्र 5वें आयाम की दुनिया के एक युवा ने अपने सीमित दायरे के सामान्य ज्ञान को अपनी समझ से परे किसी चीज पर लागू करने की कोशिश की। अल्पविराम। ब्लैकस्टार की दूसरी मंजिल पर लियोनेल एक आलीशान गद्दी पर लेटा हुआ था। उसके हाथ सिर के पीछे थे और पैर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। बीच बीच में वह हल्के से खर्राटे लेता जिससे उसका चेहरा कुछ प्यारा सा लगता। उस समय उसके चेहरे पर उस आदमी का चेहरा बिल्कुल नहीं था जिसने वैलियंट हॉट को एक बार फिर उलट दिया था। पॉलिश्ड ग्लास के सदस्य यहां कुछ घंटों से मौजूद होने के बाद भी समय समय पर उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाते थे, तथा अभी भी यह समझ नहीं पाते थे कि वे वास्तव में क्या अनुभव कर रहे हैं। जब लियोनेल ने उन्हें यहां बुलाया तो उनकी पहली प्रतिक्रिया घबराहट थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसने इस दुकान पर कब्जा कर लिया था और इतना हंगामा मचाया था, वह असल में लियोनेल ही था। लेकिन जो भी घबराहट उन्हें हो रही थी, वह तुरंत और भी ज्यादा घबराहट में दब गई। लियोनेल को इतना सारा ट्वाइस रिफाइंड हीरा कैसे मिला? वे अच्छी तरह जानते थे कि यह अयस्क वैलियंट हॉट के सबसे मूल्यवान निर्यातों में से एक था। इतना कुछ हासिल करने के बाद काइला उस पल को याद किए बिना नहीं रह सकी जब लियोनेल ने अयस्कों के राजा का नक्शा लेने के लिए मलबे में खुदाई की थी।
हालांकि वे जितना घबरा रहे थे, कुछ ही देर बाद उनके दिमाग दूसरे विचारों से पूरी तरह घिर गए। वे जानते थे कि इतने उच्च गुणवत्ता वाले अयस्क के साथ काम करने के लिए किस स्तर के कौशल की जरूरत होती है। फिर भी लियोनेल ने न सिर्फ उसके साथ काम किया था, बल्कि उसने उसकी एक पूरी इमारत ही बना दी थी। न सिर्फ उनका क्राफ्ट लगभग परफेक्ट निकला, बल्कि वो एक चमकदार कलाकृति भी लग रहा था। अब भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो तारों के बीच तैर रहे हों, जिससे उनके लिए अपना काम जारी रखना मुश्किल हो रहा था। लेस देन डिंग, ग्रेटर देन। उस पल पूरा समूह अचानक अपने विचारों से बाहर आ गया। उस आवाज का मतलब था कि किसी ने दूसरी मंजिल पर टेलीपोर्ट होने का फैसला किया था। यह विकल्प चुनने के बाद वे एक छोटी प्रतीक्षा लॉबी में उपस्थित होते थे, जहां उन्हें अपने ऑर्डर के विवरण भेजने होते थे, जिसे उनमें से किसी एक द्वारा स्वीकार किया जाता था। अब तक एक भी ऑर्डर नहीं दिया गया था, जबकि वे यह आवाज कई बार सुन चुके थे। जाहिर था कि शुरुआती दौर में हर कोई हर चीज के बारे में जानने को उत्सुक था, इसलिए कई लोगों का दूसरी मंजिल पर टेलीपोर्ट होकर चीजों की जांच करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। समूह ने सोचा कि फिर से वही होगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस बार एक ऑर्डर सचमुच पूरा हो गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह किस लिए था, तो उनके भाव बदल गए। लेस दैन आदेश प्रस्तुत, ग्रेटर दैन। लेस दैन अनुरोध करता, आर्टिक ब्लू बेल्ट, ग्रेटर दैन। लेस दैन अनुरोध टियर 6 ट्विन हैमर, ग्रेटर दैन। लेस दैन अनुरोध शुल्क, ग्रेटर दैन। लेस दैन बेस टियर 6 मरम्मत शुल्क 1000 योग्यता अंक, ग्रेटर दैन। लेस दैन क्षति गुणक x2, ग्रेटर दैन। लेस दैन वजन गुणक x2, ग्रेटर दैन। लेस दैन ब्लू बेल्ट गुणक x2, ग्रेटर दैन। लेस दैन अंतिम मूल्य 8000 योग्यता अंक, ग्रेटर दैन। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ ही देर बाद क्राफ्टिंग रूम में एक आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि आटे था, जिसे बेयर रोज का सदस्य लियोनेल ने एक दिन पहले ही हराया था। ये सोचकर कि वह सचमुच अपने हथियार ठीक करने आएगा, ये तो तय था। सच तो यह है कि आटे ने ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन जब सारा हंगामा शुरू हुआ, तो उसकी टीम के सदस्यों ने उस दिन लियोनेल की कई बातें याद की। फिर भी आटे ने ऐसा न करने का फैसला किया, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि अपने हथौड़ों की सामान्य मरम्मत करवाना कितना महंगा पड़ेगा। वह यहाँ इस उम्मीद से आया था कि चूंकि लियोनेल का ये पहला दिन था, इसलिए कुछ छूट जरूर मिलेगी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कीमत इतनी कम होगी। एक मेरिट पॉइंट 10 किलोग्राम अरबे अयस्क के बराबर था। आटे को अपने हथौड़े खरीदने में ही लगभग 1 लाख मेरिट पॉइंट खर्च करने पड़े थे, जो लगभग 10 लाख किलोग्राम चौथे आयामी अरबे अयस्क के बराबर था। ऐसा हथियार इतना महंगा था, यहाँ तक कि मरम्मत के लिए भी कई क्राफ्टर्स ने आटे से उसके हथियार की कम से कम आधी कीमत मांगी थी, जिससे उसके अंदर का हिस्सा हरा हो गया था। फिर भी ब्लू बेल्ट होने के कथित गुणक के बाद भी लियोनेल की कीमत अभी भी लागत का एक अंश मात्र थी। इससे वह खुशी से झूम उठा। लेकिन आखिरकार वह खुद पर काबू पा लिया। उसने पहली मंजिल पर मौजूद हथियारों के बारे में सब कुछ सुन रखा था, लेकिन वह लियोनेल से व्यक्तिगत रूप से भी लड़ चुका था। उसके अनुमान के अनुसार लियोनेल एक प्रतिष्ठित परिवार का धनी व्यापारी था, क्योंकि वह युद्ध के लिए इतने उच्च स्तरीय भाले निकालता था। आटे को पता था कि लियोनेल बस अपनी दौलत का कुछ हिस्सा दिखावे के लिए निकाल रहा था। इस युवक के बारे में अफवाहें बहुत फैल रही थीं, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली परिवार था कि वैलियंट और के बुजुर्ग भी उसके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब ये था कि हथियारों का प्रदर्शन करना एक बात है, लेकिन असल में उनकी मरम्मत करना, ये तो बिल्कुल अलग मामला था। निराशा के लिए स्वयं को तैयार करते हुए आटे आगे बढ़ा और अपना गला साफ किया। उसकी नज़र सो रहे लियोनेल पर पड़ी। लियोनेल की आंखें फड़फड़ाकर खुल गईं, उनमें थकान की एक झलक छिपी थी। अब वह आमतौर पर कई दिन या हफ्ते बिना सोए रह सकता था, खासकर अपनी इस क्षमता के साथ। लेकिन इस दुकान को बनाने में उसे वाकई बहुत थकान हो गई थी। बेशक इसकी वजह न तो सामग्री थी और न ही दुकान की बनावट। असली वजह क्या थी, ये तो सिर्फ लियोनेल ही जानता था। ओह, तुम यहाँ हो, लियोनेल ने कहा। आटे कुछ असहज सा हो गया। जाहिर तौर पर उसे इस बात की बहुत घबराहट थी कि इस सब के बाद उसके हथौड़ों का क्या हाल होगा। अगर वे पूरी तरह से खराब हो गए, तो उन्हें ठीक करने की कीमत उसे कई गुना ज्यादा चुकानी पड़ेगी। ये सोचकर वह फिर से झिझका, लेकिन दुर्भाग्य से पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ खड़े होने के लिए उसे पहले ही उचित कीमत चुकानी पड़ी थी। उसके लिए भी वह यूं ही 8000 मेरिट पॉइंट्स नहीं छोड़ सकता था।
अगर लियोनेल ने एक साथ इतने सारे मिशन स्वीकार न किए होते तो वह एक ही बार में 2000 मिशन पूरे नहीं कर पाता। इसके अलावा उसकी संवेदी क्षमता और उन जानवरों के उन्माद के बिना वह ये सब सिर्फ 3 दिनों में पूरा नहीं कर पाता। कहने का तात्पर्य ये था कि लियोनेल, जो एक ब्लू बेल्ट के बराबर युद्ध कौशल वाला व्यक्ति था, के लिए 2000 मेरिट पॉइंट तक पहुंचने के लिए अनोखी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि आटे को अभी भी थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था, हालांकि कीमत उसकी अपेक्षा से बहुत कम थी। बेशक क्राफ्टिंग के माध्यम से अंक एकत्रित करना बहुत आसान था। ठीक है, लियोनेल उठ बैठा, उसका धड़ मोड़ा, आप उन्हें यहाँ ला सकते हैं। हाँ, आटे को अकड़कर आगे बढ़ा, जिससे लियोनेल हंस पड़ा। वह समझ गया कि आटे किस बात से परेशान था, लेकिन जाहिर है उसे अभी तक ये नहीं पता था कि अगर पूरे वैलियंट हॉट में कोई एक व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से वही था। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट इज जस्ट अ क्लिक अवे। चूंकि अन्य लोग टियर 6 हथियारों से नहीं निपट सकते थे, इसलिए लियोनेल ने ये काम अपने ऊपर ले लिया। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि आटे की आंखों से आंसू बहने लगे। लियोनेल के हथौड़े पूरी तरह पिघल चुके थे। उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। तारांकन तारांकन, बैंग बैंग बैंग, उग्र गर्जनाओं ने अयस्कों के राजा के गुट को हिलाकर रख दिया। निग्मीर गुस्से से आग बबूला हो उठा, उसकी प्रचंड वायु तत्व शक्ति ने फर्श, दीवारों और छतों पर कोड़ों के निशान बना दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वह इमारत को टुकड़ों में तोड़ने पर आमादा हो। वह कमीना 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 कमीना, उसका गुस्सा उसे अंदर से खाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अगर उसने अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाला तो वह फट पड़ेगा। इस बार शरीयत की दाहिनी हाथ की मालकिन आनलिन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह भी गुस्से में थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने लियोनेल पर संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाने के बारे में पहले ही सोच लिया था, लेकिन सारियत ने उन्हें अपना समय बर्बाद न करने के लिए कहा था। लियोनेल ने निश्चित रूप से ये संसाधन तब लिए थे जब वह ब्लैक बेल्ट था, इसलिए उसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। यह तो बस एक छोटा सा और आम तौर पर बेकार लाभ था जो नए छात्रों को मिलता था। आखिरकार वे इतने कमजोर थे, उन्हें अपने लिए क्या सामान मिल सकता था। फिर भी अब इस छोटे प्रतीत होता है कि महत्वहीन नियम ने उनके गुट को पूरी तरह से अपंग बना दिया था। उनका सबसे अच्छा दांव बेयर रोज के कदम उठाने का इंतजार करना था। लेकिन अगर लियोनेल खुद को 2 बार परिष्कृत हीरे से बनी किसी संरचना में छिपा ले, तो क्या उस तक पहुंचना संभव था? सबसे बुरी बात यह थी कि वह इस मामले में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा था। इससे भी अच्छी बात यह थी कि कई शक्तिशाली गुटों की मुख्य सेना पर कब्जा कर लिया गया था। वैलियंट हॉट और ओरिक्स जनजाति के बीच सीमा पर युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा था। कई ब्लू बेल्ट, जिनमें लियोनेल द्वारा ली गई दुकान के मालिक भी शामिल थे, वहां मौजूद नहीं थे। मानो ये सब काफी भयानक नहीं था, हाल ही में असंतोष का एक उभार देखने को मिला। ये तो पता नहीं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, लेकिन नए छात्र खास तौर पर कमतर आन के जाने से नाराज दिख रहे थे। उन्हें वैलियंट हॉट से कोई खास फायदा नहीं मिला था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हर चीज के लिए जूझना पड़ रहा हो। अब तो उनके अपने ही कई लोग छोटे मोटे कामों में भी अपनी जान गंवा रहे थे। वे कैसे नाराज न होते। बेशक आनलिन के आकलन से यह आसानी से निपट गया। नए छात्रों के समूह की क्या राय है, इसकी किसे परवाह थी। उन्हें हमेशा की तरह उनकी जगह पर रखा जाएगा। आनलिन ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा है जैसे हमें किसी कोने में धकेल दिया गया है। लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम किसके खिलाफ खेल रहे हैं। क्या यह ओरिक्स है, या उन दूसरे 5वें आयाम के संगठनों ने अपनी धूर्त योजनाएं तेज कर दी हैं। वैलियंट हॉट इन अन्य संगठनों द्वारा लंबे समय से दबाया जा रहा था। यही मुख्य कारण था कि वैलियंट हॉट हाल ही में इतनी मुश्किल स्थिति में था, जिससे ओरिक्स का समय और भी भयानक हो गया था। ये बात तो सही थी। उन संगठनों के उच्च अधिकारी हजारों सालों से उनके वैलियंट हॉट जोन पर नजर गड़ाए हुए थे। अब जब उन्हें अपने कवच में एक दरार का एहसास हुआ, तो उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें उस पर हमला करने का मौका मिल गया है। लेकिन अब भी वे कुछ बातों को लेकर आशंकित थे। अब हालांकि वे अधीर हो रहे थे। छोड़ो भी, किंग मीटिंग के लिए जा चुके हैं। मुझे यकीन है कि वो कोई न कोई हल लेकर जरूर आएंगे। मानो किसी योजना के तहत एक परिचित व्यक्ति के समरूप कदमों ने निग्मीर के उग्र हमले को बीच में ही रोक दिया। सारियत हमेशा की तरह शांत भाव से अंदर आया। शुरू से आखिर तक उसमें जरा भी बदलाव का संकेत नहीं दिखा। सब कुछ निपट चुका है, उसने उदासीनता से कहा।
जल्द ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। अल्पविराम। तभी ब्लैक स्टार के बाहर 3 आकृतियां आईं। बाहर खड़े नौजवानों ने जब ये देखा तो वे चौंक गए। वे लाल बेल्ट वाले, वे बुजुर्ग थे। अगर लियोनेल ध्यान दे रहा होता तो वह इन तीनों को तुरंत पहचान लेता। ये कोई और नहीं बल्कि कैला के पूर्व मालिक और उसकी दोनों पत्नियां थीं। जैक बेनाला ने अपनी सामान्य गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। कितनी सुंदर छोटी सी दुकान है। जैक ने मुस्कुराते हुए दुकान को देखा, उसकी नजरें ऊपर से नीचे तक उसे घूर रही थीं। आसपास खड़े युवा, जिनमें से कुछ पर पहले ही प्रतिबंध लग चुका था, बस देखते रह गए। वैलिएंट हॉट में बिताए अपने पूरे समय में उन्होंने पहली बार किसी बुजुर्ग को किसी छात्र की दुकान पर इस तरह आने की पहल करते सुना था। हालांकि जो लोग जैक को अपने संगठन का सबसे बड़ा फोर्स क्राफ्टर मानते थे, वे और भी ज्यादा हैरान थे। जैक जैसा दर्जा रखने वाला व्यक्ति संगठन के असली ताकतों से बस एक कदम नीचे था। सच तो यह है कि एक क्राफ्टर के पास आमतौर पर जैक से भी ज्यादा ताकत होती है। बस एक ही समस्या थी कि जैक कांस्य हथियार नहीं बना सकता था। इसलिए वैलिएंट हॉट के ज्यादातर सबसे ताकतवर योद्धा अपनी जरूरत की चीजें पाने के लिए बाहरी स्रोतों का सहारा लेते थे। इसका मतलब था कि बेनाला की ताकत उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि अगर वह एक कांस्य क्राफ्टर होता तो हो सकती थी। हालांकि जैक का अभी भी वरिष्ठों के निचले स्तर और कुलीन छात्रों के बीच काफी प्रभाव था। उनके हथियार वही बनाता था और उनका रखरखाव भी वही करता था। इस तरह वैलिएंट हॉट के मध्य स्तर पर उसकी अच्छी पकड़ थी। फिर भी जैक की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी सफलता हासिल करना और कांस्य पदक हासिल करना। सफल होने के लिए उसे संसाधनों की जरूरत थी जो सामान्य साधनों से भी ज्यादा था। उसे अपनी उंगलियों को निखारने और उन्हें उच्च पद तक पहुंचने में मदद करने के लिए विशेष प्राकृतिक खजानों की आवश्यकता थी। उसे और अधिक सामग्रियों की आवश्यकता थी ताकि वह अपने राज्य को स्थिर करने के लिए कांस्य खजाने बनाने का अभ्यास कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे कांस्य बलकलाएं खरीदने के लिए आवश्यक खगोलीय धन की आवश्यकता थी। चाहे वह कोई भी हो, इसके लिए संसाधनों के एक असंभव पहाड़ की आवश्यकता थी। अपनी महत्वाकांक्षाओं की खातिर जब किसी असंभव काम का सामना करना पड़े तो कौन इंसान थोड़ा भी नहीं झुकेगा, भले ही इसके लिए उसे अपने कनिष्ठों के कुछ सुझावों को सुनना पड़े। यद्यपि ये सभी बातें जैक के दिमाग में घूम रही थीं, फिर भी उसकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। चलो चलें, उसने अपनी पत्नियों से कहा। ये कहकर वे टेलीपोर्टेशन की सीमा में चली गईं। लेस देन डिंग डिंग डिंग, ग्रेटर देन। लेस देन 3 पांचवें आयामी संस्थाओं का पता चला। ग्रेटर देन, लेस देन। कृपया ध्यान दें कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए क्षमा करें। ग्रेटर देन। उसी क्षण वह बॉक्सी बनावटी आवाज धीमी पड़ गई और लियोनेल द्वारा छोड़ा गया एक रिकॉर्ड किया गया संदेश सुनाई दिया। क्षमा करें आदरणीय बुजुर्गों, मुझे गर्व है कि आप मेरी छोटी सी दुकान पर आए। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्लैक स्टार के पास केवल चौथे आयाम के लोगों के लिए उपयुक्त हथियार हैं। यदि आप इसे समझते हैं और फिर भी चारों ओर देखना चाहते हैं तो बेझिझक देखें। दुर्भाग्य से मेरे अपर्याप्त कौशल के कारण आपके स्तर का केवल एक ही व्यक्ति एक समय में प्रवेश कर सकता है। यदि आप फिर भी प्रवेश करना चाहें तो आपका स्वागत है। लियोनेल की आवाज गर्मजोशी भरी, आमंत्रित करने वाली और विनम्रता के कई स्तरों से भरी थी। सुनने में यह वाकई बहुत सुकून देने वाली थी और कई लोगों को ऐसा लगता था जैसे कोई छोटा बच्चा अपने दादा दादी और उनके करीबी दोस्तों का कर्तव्यनिष्ठा से अभिवादन कर रहा हो। हालांकि किसी कारण से जब जैक को ये बात समझ में आई तो उसे लगा कि यह उसके कानों के लिए विशेष रूप से कष्टदायक है। मानो इसमें कोई छिपा हुआ उपहासपूर्ण स्वर था जिसे वह अपनी इंद्रियों से भी नहीं समझ पा रहा था। जैक ने अपनी दोनों पत्नियों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर भी हल्की सी उदासी थी, लेकिन जब उन्होंने सोचा तो क्या वाकई इन सब बातों से कोई फर्क पड़ा? अगर लियोनेल की आवाज ने कहा होता कि उसके दयनीय कौशल उसे किसी भी पांचवें आयाम की सत्ता को अंदर भेजने की इजाजत नहीं देते तो वे उसे बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन उसने तो सच में कहा था कि वह किसी को अंदर आने दे सकता है। 1 और 3 में क्या फर्क था? खैर, तीसरे आयाम में एक बदमाश कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मैं चलता हूं, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने विनम्र जूनियर के साथ मैं उसे इंतजार तो नहीं करवा सकता, है ना? जैक की दोनों पत्नियों ने अपने पति को गायब होते देखा और फिर एक दूसरे की तरफ देखा। वे किसी तरह की राहत की तलाश में थीं, लेकिन एक दूसरे की आंखों में बस बेचैनी ही दिखी।
अल्पविराम। आटे पूरी तरह से हैरान था। लियोनेल को काम करते देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी देवता को बड़ी सावधानी से एक नई प्रजाति का निर्माण करते देख रहा हो। उसके हाथ इतनी तेजी से हिल रहे थे कि हवा में एक धुंधलापन सा छा गया था। बीच बीच में हल्की सी पॉपिंग की आवाजें आटे को अंदर तक हिला देती। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये दरअसल लियोनेल की उंगलियों का नतीजा था जो ध्वनि अवरोध को छोटे छोटे झटकों में तोड़ रही थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि महज उंगलियां इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकती हैं, और ये तो 5वें आयाम की दुनिया थी जहां ध्वनि अवरोध को पार करना कई गुना ज्यादा मुश्किल था। सच तो ये था कि लियोनेल को सिर्फ टियर 6 हथियार के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। बस उसे एक संदेश मिला था जिसमें कहा गया था कि उसे थोड़ी जल्दी करनी होगी। कलाई के एक झटके से एक काले पंख वाली कलम प्रकट हुई। फुर्तीली चाल से उसने तेजी से कई बलकलाएं लिखीं, उनकी हर पंक्ति अत्यंत सटीक थी। लियोनेल ने एक गर्म सांस छोड़ी। उसने अपनी उंगलियों पर नजर डाली तो पाया कि उनमें काफी गर्मी थी। अब तुम्हारे हथौड़े ठीक हो गए होंगे, लियोनेल ने जंजीर से जुड़े दोनों हथौड़ों को उछालते हुए साफ कहा। इनमें बल पहले से भी बेहतर प्रवाहित होना चाहिए। जैसे ही आटे उनका परीक्षण करने के लिए उत्सुक था, अचानक एक ध्वनि ने उन्हें बाधित कर दिया। लेस देन डिंग, ग्रेटर देन। हालांकि इस बार कोई काम शुरू करने का कोई संकेत नहीं था। लियोनेल ने सोचा था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने टेलीपोर्टेशन एरे डिजाइन किया था ताकि जो भी बुजुर्ग यहां आए उन्हें भेजा जा सके। संकेत मिलते ही जैक की दृष्टि साफ हुई और उसे दूसरी मंजिल का विशाल विस्तार दिखाई दिया। उसकी सुविधाजनक जगह से ये बताना भी मुश्किल था कि दीवारें कहाँ से शुरू होती हैं और फर्श और छत कहाँ खत्म होती हैं। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे वो उस विशाल जगह के बीचों बीच खड़ा हो। जब कैला की नज़र उस पर पड़ी जो आया था, तो उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसके दांत एक दूसरे से टकराने लगे। माहौल भारी हो गया। लियोनेल ने ऊपर देखा, ऐसा लग रहा था कि उसका अपनी जगह से खड़े होने का कोई इरादा नहीं था। आह, एल्डर बेइनाला, आप यहाँ क्यों आए हैं? लियोनेल हल्के से मुस्कुराया। आटे बीच में खड़ा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसे लग रहा था कि माहौल में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। और किसी वजह से उसे इस समय वहां से निकलने की कोशिश करना भी बहुत अजीब लग रहा था। दरअसल उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे निकले, वहां कोई दरवाजा ही नहीं था। उसने मान लिया था कि लियोनेल उसे बाहर भेज देगा, लेकिन उस समय वह साफ तौर पर व्यस्त था। कमरा कई वर्कस्टेशनों में बटा हुआ था और वहां का माहौल बहुत खुला था। आमतौर पर कोई भी अपने खजाने पर काम करने के लिए किसी को भी चुन सकता था, लेकिन जाहिर है जैक के पास ऐसा कुछ नहीं था। जैक अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया जब उसने देखा कि लियोनेल भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। हालांकि एक बुजुर्ग होने के नाते उसने भी मुस्कुरा दिया, फिर भी उसे कुछ घुटन महसूस हुई। अंदर आने की इजाजत मिलने के बाद जैक ने सोचा था कि वह सीधे दुकान की पहली मंजिल पर जाकर सामान देख सकेगा, लेकिन उसकी जगह उसे यहां भेज दिया गया। शक पैदा करने के लिए कुछ बातें कहने का उसका जो भी विचार था, वह तुरंत खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। आह, लियोनेल ही है ना? लियोनेल मुस्कुराया। मुझे खुशी है कि आपको मेरा नाम याद है। हाँ, मैं लियोनेल हूँ। अच्छा अच्छा, जैक हंसा। मैं तुम्हारी दुकान देखने के लिए बहुत उत्सुक था, पर क्या तुम मुझे यहाँ मरम्मत देखने लाए हो? हाँ हाँ, तुम वाकई सही समय पर आए हो। मैंने अभी अभी आटे के लिए एक मरम्मत का काम पूरा किया है। वह बस उसे टेस्ट करने ही वाला था। लियोनेल ने अपनी नजर आटे की ओर घुमाई, लेकिन अब तक आटे ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। युद्ध के मैदान में वर्षों बिताने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी तरह एक और युद्ध की गर्मी में था, इस तथ्य के बावजूद कि किसी ने भी ब्लेड नहीं निकाला था। एक तरफ एक 5वें आयाम की इकाई थी जिसे वह हरा नहीं सकता था। भले ही बेनाला एक क्राफ्टर था, इसमें कोई शक नहीं था कि वह उसे अपनी उंगली से कुचल सकता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह वैलिएंट हॉट का सबसे अच्छा फोर्स क्राफ्टर था। दूसरी तरफ एक ऐसा अस्तित्व था जो शायद 5वें आयाम में नहीं था, लेकिन आटे के लिए उसे हराना उतना ही नामुमकिन था। उसे लगता था कि लियोनेल एक ऐसा दुर्गम पहाड़ है जिसे पार करना उसके लिए नामुमकिन है। और इससे भी बदतर, वह वैलिएंट हॉट में एकमात्र किफायती क्राफ्टर था। वह नहीं जानता था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता। यह ठीक है, मैं इसे थोड़ा परखने जा रहा था। आखिरकार मैं यहाँ कुछ भी नहीं तोड़ना चाहता। आटे थोड़ा अजीब ढंग से हंसा। कोई बात नहीं,
लियोनेल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पूरी दुकान 2 बार परिष्कृत हीरे से बनी है। अगर कोई 5वें आयाम का अस्तित्व भी यहाँ कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसे पूरी ताकत लगानी होगी। आटे के होंठ फड़क गए। वह अपनी आंख के कोने से जैक की ओर देखने की कोशिश कर रहा था। क्या ये साफ तौर पर उकसावा नहीं था? वाकई बहुत मजबूत निर्माण है, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो उसे किसी तरह की धमकी का अंदाजा ही न हो। मैं पूछता हूं, तुमने इतना सारा सामान इकट्ठा कैसे कर लिया? ओह, वो 2 बार परिष्कृत हीरा, बस थोड़ी सी किस्मत थी। लियोनेल हंसा। 2 दिन पहले नए छात्रों का एक समूह, जिसमें मैं भी शामिल था, ओरिक्स के एक समूह द्वारा शिकार किया जा रहा था और हम कुछ खदान सुरंगों से बच निकलने में कामयाब रहे। मैंने इस स्थिति का फायदा उठाया और थोड़ा बहुत मुनाफा कमाया। सौभाग्य से वेलिएंट हॉट कुछ मायनों में हम नए छात्रों के लिए अच्छा है, हालांकि वह हमें कई मायनों में धोखा देता है, इसलिए मैं बिना बताए अपना मुनाफा बचा पाया। लियोनेल के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने सब कुछ उजागर कर दिया। मैं समझ गया। जैक ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, लेकिन मानो उसके दिमाग में बिजली सी चमक उठी हो, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर अचानक चिंता और बेचैनी में बदल गईं। तुम कहते हो कि यह सब एक दिन के अंदर हुआ? लियोनेल की आंखें अर्थपूर्ण दरारों में सिमट गईं, उसकी मुस्कान लगभग राक्षसी हो गई। हाँ, उसने खुशी से जवाब दिया। बस एक दिन ही काफी था। खुशकिस्मती से दुकान काफी छोटी थी। अगर ये सीमाएं न होती तो शायद मैं 30वीं मंजिल भी बनवा लेता। जैक ने आह भरी। लियोनेल, ओह लियोनेल। जैक ने अपना सिर हिलाया जैसे वह किसी भयानक बात पर विलाप कर रहा हो। क्या बात है एल्डर, क्या कुछ गड़बड़ है? लियोनेल ने चिंता से पूछा। जैक ने लियोनेल की ओर देखा और फिर से आह भरी। हो सकता है आपको ये पता न हो क्योंकि आप अभी नए हैं, लेकिन दुकानों के मालिक होने के कुछ नियम होते हैं। इनमें से एक नियम यह है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, बाहरी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चाहे दुकान का निर्माण हो, रखरखाव हो, प्रबंधन हो या उसका सामान, ये सब छात्र के अपने हाथों का बना होना चाहिए और वेलिएंट हॉट माउंटेन के संसाधनों से बनाया जाना चाहिए। ये दुकानें छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थीं, न कि उन परिवारों के लिए जो उनका समर्थन करते हैं। जैक ने फिर आह भरी। उसने चिंतित बुजुर्ग चेहरे का प्रदर्शन बखूबी किया। हालांकि लियोनेल ने मर्चेंडाइज शब्द पर जोर देना नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था कि जैक को लगता था कि नीचे दिए गए टियर 7 के हथियार लियोनेल ने बाहरी स्रोतों से मंगवाए थे। ओह, सचमुच? लियोनेल ने कुछ स्तब्ध होकर कहा। हाँ, जैक ने सिर हिलाया। मैं इसकी रिपोर्ट न करके आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन आपको ये सारी चीजें हटानी होंगी। अगर आप ये अयस्क और हथियार फाउंडेशन पीक के बुजुर्गों को दान कर दे ताकि उन्हें वेलिएंट हॉट की ताकत में बदला जा सके, तो इसे आसानी से छुपाया जा सकता है। तो फिर अच्छी बात है, लियोनेल ने आगे कहा। चूंकि मैंने ये सब खुद किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एल्डर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैक की मुस्कान गायब हो गई, इससे पहले कि वह जोर से हंसता। मजाक मत करो, लियोनेल। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं भी एक दिन में इतने सारे काम नहीं कर सकता। यह अच्छी बात है कि मैं तुमसे बेहतर हूं। लियोनेल ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। लियोनेल की बातें सुनकर जैक की हंसी अचानक रुक गई। एक पल के लिए तो उसे लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन लियोनेल के चेहरे पर ठंडे भाव देखकर उसे लगा कि उसे किसी समानांतर ब्रह्मांड में भेज दिया गया है। चौथा, नहीं, ये बदमाश असल में तीसरे आयाम में था और उसने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। ऐसा लगा जैसे वह किसी तरह के मैट्रिक्स में रह रहा होगा, या शायद ये कोई बड़ा मजाक था। लेकिन कैमरे कहाँ थे? वह काफी देर तक स्तब्ध रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सिर्फ वही नहीं, कैला और बाकी लोग भी सांस लेना भूल गए थे। हालांकि उन सबको मौन सहमति थी कि बेनाला ने ही उनके साथ सब कुछ बिगाड़ा है, फिर भी किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। इतने सालों तक बेनाला द्वारा अन्याय सहने के बाद भी कैला ने वहां से चले जाने के अलावा कुछ करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए थी। और आटे के बारे में तो ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश होने वाला है। कौन जानता था कि उच्च आयाम वाले प्राणी कितने अहंकारी होते हैं। वे निम्नतर अवस्थाओं में रहने वालों को चींटियों की तरह देखते थे, और ऐसा करना गलत नहीं था। हर आयाम एक महान मोड़ था। हालांकि लियोनेल ने अपने शरीर और मन से इसका अनुभव किया था, फिर भी उसे वास्तव में ऐसा नहीं माना जा सकता था। सरल शब्दों में कहें तो 5वें आयाम में रहने वाला बेनाला उनके लिए देवता जैसा होना चाहिए था।
फिर भी लियोनेल ने सचमुच ऐसे शब्द कहने की हिम्मत की। आपने अभी अभी क्या कहा? मुझे नहीं लगता कि मेरे शब्द स्पष्ट थे, बेनाला। हो सकता है कि दूसरे लोग तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर तुम्हारे द्वारा किए गए अत्याचारों को नजरअंदाज करने पर मजबूर हो जाएं, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं लगती। मुझे तुम्हारे पैर चूमने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी नजर में तुम मुझे जो कुछ भी दे सकती हो वह बेकार है। तुम्हें एल्डर कहना मुझसे पहले पैदा होने के तुम्हारे सम्मान के अलावा और कुछ नहीं है। मेरी समझ के अनुसार अपने अहंकार के कारण आप कभी भी वैलिएंट हॉर्ट में शामिल नहीं हुए, बल्कि आप एक क्राफ्टिंग गिल्ड से लाए गए एक अनुबंधित प्रतिनिधि हैं। इससे आपका यहां आकर संगठन की ओर से नियम लागू करने का प्रयास करना हास्यास्पद ही लगता है। हालांकि चूंकि मुझे अभी भी तुम्हारे साथ कुछ हिसाब किताब निपटाना है, इसलिए मैं साथ खेलूंगा। ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे शिल्प पर कलंक लगाया है। मैं तुमसे वादा करता हूं, तीसरी बार ऐसा नहीं होगा। लियोनेल का गुस्सा भड़क उठा। कई हफ्तों से दबा हुआ गुस्सा अब उबल पड़ा था। उसने कलम को हाथ में पकड़ा। तेजी से उसने अपने क्राफ्टर ग्लव्स को अपनी स्पेशियल रिंग से निकाला और उन्हें बेनाला के पैरों के पास जमीन पर फेंक दिया। जैक स्तब्ध होकर देखता रहा। बेशक वह इस इशारे का मतलब समझ गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह यहाँ ऐसा कुछ देखेगा। बीते सालों की यादें उसके दिमाग में घूम गईं, उसके चेहरे के भाव इतने विकृत हो गए कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया। शिल्पकारों का द्वंद्व सज्जनों के द्वंद्व से अजीब तरह से मिलता जुलता था। समस्या ये थी कि शिल्पकारी के दस्ताने शिल्पकार के खून, पसीने और आंसुओं को दर्शाने वाले थे। लेकिन पिछली बार जब लियोनेल ने इन दस्तानों का इस्तेमाल किया था, तब वह एक जानवर की लाश का विच्छेदन कर रहा था। बेनाला जैसे घटिया व्यक्ति के लिए वह इस तरह के सम्मान के लायक नहीं थे। एल्डर बेनाला अचानक हंसने लगे। उन्होंने अपना सिर पीछे झुका लिया, उनकी सौम्य मुस्कान लगभग पागलपन में बदल गई। कौन जाने लियोनेल की हरकतों ने उनके मन में कैसी यादें ताज़ा कर दी, लेकिन यह साफ था कि वे पूरी तरह से क्रोधित थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तीसरे आयाम की एक चींटी ने मुझे चुनौती देने का साहस किया है। मैं, जैक बेनाला, स्वीकार करता हूं। जैक ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक चमकदार बैज निकाला और उसे लियोनेल के दस्ताने से जमीन पर पटक दिया। पांचवें आयाम के अस्तित्व का दबाव पूरे कमरे में छा गया। बिना किसी प्रतिरोध के आटे घुटनों के बल गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसका चेहरा जमीन पर पटक दिया। बाकी युवक जो पहले से बैठे थे, उनके शरीर कुचल गए। लियोनेल फिर भी खड़ा रहा। उसके पैर ने जमीन पर हल्के से टैप किया, जिससे एक हल्की सी रोशनी कौंधी। अगले ही पल जैक को लगा जैसे उसका दबाव किसी अंतहीन सागर में गिर गया हो। हल्की सी गड़गड़ाहट के बाद इमारत स्थिर हो गई। बाहर से दरारें फैल गईं, जिससे देखने वाले हैरान रह गए। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ब्लैक स्टार का प्रतीक धीरे धीरे धुंधला हो गया और दो आदमी, एक जवान और एक बूढ़ा, एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दिए। नियम तय करो, बेनाला। लियोनेल की आवाज ठंडी होकर बाहर निकली। तभी बाहर जैक की पत्नियां अचंभित रह गईं। जमीन पर पड़े बैज और दस्ताने देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। उनके चेहरे विकृत हो गए। कारीगरों का द्वंद्व युद्ध, ये कैसे हुआ? बेनाला लियोनेल को चुनौती नहीं दे सकती थी, इसलिए एक ही विकल्प बचा था। लेकिन अगर ऐसा था तो दोनों पत्नियों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। वे इसे एक बाहरी व्यक्ति के नजरिए से देख रहे थे, इसलिए वे जैक की तुलना में कम उग्र थे और इस प्रकार शांतिपूर्वक स्थिति का विश्लेषण कर सकते थे। सच कहें तो शिल्पकार द्वंद्व कोई आम बात नहीं थी। दरअसल ये बिल्कुल असामान्य था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह शिल्पकार समुदाय की एक बेहद पुरानी विरासत थी और आमतौर पर यह एक ऐसी परंपरा थी जिसे केवल सबसे पुराने परिवार और संगठन ही निभाते थे। इसके अस्तित्व के बारे में जागरूक होना ही एक निश्चित स्तर की प्रतिष्ठा का प्रमाण था। इन सभी बातों का सच होना तथा लियोनेल द्वारा परिस्थितियों की परवाह किए बिना बेनाला को चुनौती देना, इसका मतलब था कि यह मामला इतना सरल नहीं होगा। प्रतियोगिता का संचालन बेनाला के क्राफ्टर्स बैच द्वारा किया गया। भले ही लियोनेल के पास बैच न हो, फिर भी बस एक बैच का मौजूद होना ही काफी था। अगर लियोनेल ने कहा कि इस द्वंद्वयुद्ध का कारण जैक द्वारा उसकी कला की बदनामी थी और वह जीत भी गया, तो परिणाम विनाशकारी होंगे। यहां तक कि उसका शिल्पी बैज भी खोना असंभव नहीं होगा। उन्हें कैसे पता नहीं चला कि जैक ने इतनी जल्दी में ऐसा क्यों मान लिया? शायद उस समय उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर ऐसी चुनौती न होती तो वह कांस्य ग्रेड में प्रवेश की कोई उम्मीद के बिना ऐसी जगह कैसे पहुंच पाता?
एक बच्चे ने उसे इस तरह चुनौती देने की हिम्मत की तो वह कैसे क्रोधित नहीं होता। ये कहना मुश्किल था कि बेनाला को पता भी था या नहीं कि उसकी छवि इस तरह पेश की जा रही है। जैक का चेहरा लाल था, उसके माथे पर नसें सांप की तरह उभरी हुई थीं। मैं तुम जैसे बदमाश को नहीं धमकाऊंगा। हम एक अयस्क हथियार मिश्रण पूरा करेंगे। अयस्क भी कुछ ऐसा होगा जिससे तुम जैसे बदमाश निपट सकते हो। असल में क्या हम कुछ ऐसा चुने जिससे तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। पॉलिश किया हुआ कांच। उस पल लियोनेल थोड़ा हैरान हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था कि जैक नाइंसाफी कर रहा था, बल्कि इसलिए कि वह बिल्कुल उल्टा व्यवहार कर रहा था। दरअसल वह हद से ज्यादा नाइंसाफी कर रहा था। पॉलिश्ड ग्लास तो बस एक टियर 6 अयस्क था। अगर लियोनेल टियर 7 के हथियार बनाने का दावा कर रहा था तो यह बिल्कुल जायज था। दरअसल जैक ने इस बात को ध्यान में रखा था कि लियोनेल के लिए टियर 7 के हथियार बनाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए उसने इसे थोड़ा कम करने का फैसला किया ताकि लियोनेल के पास कोई बहाना न रहे। इसके अलावा जैक को पता था कि लियोनेल पॉलिश्ड ग्लास गुट का एक हिस्सा था। पॉलिश्ड ग्लास के साथ काम करना स्वाभाविक रूप से मुश्किल था अगर आप इससे अनजान थे, लेकिन एक हद के बाद इसे आसानी से संभाला जा सकता था। हालांकि जैक ने शायद वर्षों से पॉलिश ग्लास से कोई हथियार नहीं बनाया था, वह जानबूझकर लियोनेल को आगे बढ़ने का मौका दे रहा था, यह अच्छी तरह जानते हुए कि कुछ समय पहले ही लियोनेल ने ठीक इसी अयस्क से कई शिल्प पूरे किए थे। मानो ये पर्याप्त नहीं था, वन और वेपन मेडली विशेष रूप से लियोनेल के लिए एक झटका था। शिल्पकार द्वंद्वयुद्ध के संदर्भ में मेडली एक ऐसी चुनौती थी जिसमें एक शिल्पकार शिल्पों की एक श्रृंखला बनाता था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मेडली के कई अलग अलग प्रकार थे। एक अयस्क मिश्रण ने एक शिल्पकार को केवल एक अयस्क का उपयोग करने के लिए बाध्य कर दिया। ये सरल लग सकता है, लेकिन जब विभिन्न प्रकार के उपयोगों वाले विभिन्न शिल्पों को पूरा करना हो तो केवल एक विशेष अयस्क के उपयोग के लिए बाध्य होना शिल्पकार के हाथ और पैर बांधने के समान था। विस्तार से स्पष्टतः 2 अयस्क, 3 अयस्क या यहाँ तक कि 100 अयस्क मेडलीज भी थे, जहाँ शिल्पकारों को अपने प्रत्येक शिल्प में हर प्रकार के चुने हुए अयस्क का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस तरह के मेडलीज की कठिनाई एक घंटी वक्र के समान होती थी। आमतौर पर एक की सबसे कम संख्या को पूरा करना सबसे कठिन होता था। 3 या 4 अयस्कों के आसपास की संख्याएं थोड़ी आसान होती थीं और नौसिखियों के लिए काफी अच्छी होती थीं। दर्जनों से सैकड़ों तक पहुंचने वाली संख्याएं बहुत जल्दी एक अयस्क मेडली से भी ज्यादा कठिन हो जाती थीं। इस तरह ये कहा जा सकता है कि जैक का चुनाव एक बार फिर बीच में था। यह मुश्किल तो था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लियोनेल के हिसाब से यह एक बार फिर बहुत उचित था। इसके बाद केवल हथियार मिश्रण की बात ही शेष रह गई। हथियार मिश्रण एक बार फिर एक विशिष्ट प्रकार का मिश्रण था, लेकिन यह हथियारों के निर्माण पर केंद्रित था। इसलिए कोई सोच सकता है कि इसमें कवच मिश्रण, उपभोग्य मिश्रण, गति खजाना मिश्रण, पलायन खजाना मिश्रण इत्यादि हो सकते हैं। हथियार मिश्रण भी कई आकार और प्रकार में उपलब्ध था, लेकिन चूंकि बेनाला ने स्पष्ट नहीं किया, इसका मतलब था कि वह सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार मिश्रण की बात कर रहे थे। 9 कोर हथियार मिश्रण। चाकू, तलवार, कृपाण, युद्ध कुल्हाड़ी, कर्मचारी, भाला, तलवार, परशु और धनुष। इसी क्रम में कोई भी व्यक्ति शिल्प के लिए सबसे आसान से लेकर सबसे कठिन हथियार तक चुन सकता है। 9 कोर हथियार मिश्रण के दौरान एक शिल्पकार सबसे आसान से शुरू करके ऊपर की ओर बढ़ता है। इस स्थिति में वे प्रत्येक शिल्प को पूरा करने के लिए केवल एक ही अयस्क का उपयोग कर पाएंगे। बेशक उन सभी के साथ केवल एक ही समस्या थी। अगर लियोनेल भाला बनाने की कोशिश करता तो वह निश्चित रूप से जलकर राख के ढेर में बदल जाता, और मेरली के नियमों के अनुसार उसे अगले हथियार पर तब तक आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी जब तक कि वह पहले वाले हथियार को पूरा न कर ले। इससे लियोनेल के पास केवल एक ही विकल्प बचा। यदि वह मेरली के पहले 5 हथियारों को नहीं जीत पाता तो वह हार जाता। जब लियोनेल ने जैक के द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनाव के बारे में सुना तो एल्डर के बारे में उसकी राय पहले ही कुछ हद तक बदल चुकी थी। भले ही ऐसा इसलिए हुआ हो क्योंकि जैक को नहीं लगता था कि लियोनेल को हराने के लिए उसे किसी धूर्त चाल की जरूरत है, फिर भी लियोनेल ने अपनी राय कुछ हद तक बदली और यहां तक मान लिया कि बेनाला शायद उससे कहीं ज्यादा कुशल शिल्पकार था जितना उसने उसे श्रेय दिया था। इस एहसास ने लियोनेल पर हल्का दबाव डाला। आखिरकार वह टियर 6 अयस्क से अर्धकांस्य खजाना नहीं गढ़ सकता था। इस मामले में उसकी सीमाएं सीमित थीं, इसलिए उसे गुणवत्ता में बेनाला से आगे निकलना ही था। उस क्षण लियोनेल मुस्कुराया, उसके शरीर से एक घुटन भरी आभा निकल रही थी। ठीक है, एल्डर बेनाला,
चलो ये करते हैं। जैक के चेहरे पर तब चमक आ गई जब उसने देखा कि लियोनेल फिर से उससे विनम्रता से एल्डर कहने लगा है, लेकिन उसका मन अभी भी इतना उग्र था कि वह इस बात पर ज्यादा देर तक विचार नहीं कर सका। कैला, हमारे पास अभी भी पॉलिश ग्लास का एक बड़ा भंडार है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आह, हाँ हाँ, काइला, जो अभी भी कांपने से बचने की कोशिश कर रही थी, कमजोरी से बोली। अच्छा, सब कुछ यहाँ ले आओ। लियोनेल के शब्द आत्मविश्वास से भरे थे, उसकी गति पूरे कमरे में दौड़ रही थी। एक पल के लिए अपनी दुकान के फोर्स आर्ट्स पर अब निर्भर न होने के बावजूद वह बेनाला से जरा भी पीछे नहीं रहा। जैसे ही काइला भागी, ब्लैक स्टार में जो कुछ हो रहा था उसकी खबर ऐसे फैल गई मानो वैलियंट सिटी में कोई परमाणु बम गिर गया हो। कुछ ही देर में ये खबर किंग ऑफ ओरेस गुड तक पहुंच गई। उस समय वे सभी लोग सारियत की ओर देख रहे थे कि क्या किया जाए। सरियत ने भौहें चढ़ाईं। यह उसके व्यवहार में एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन ओरेस के राजा गुट के सदस्यों को ऐसा लगा जैसे उनकी सांसें थम गई हों। इन 3 सालों में उन्होंने एक बार भी सरियत के चेहरे पर उदासीनता के अलावा कुछ नहीं देखा था। आखिर हो क्या रहा था? हम चलेंगे, सरियत ने शांत स्वर में कहा, उसकी भौहें थोड़ी नरम पड़ गईं। अल्पविराम। बहुत समय हो गया था जब किसी ने वैलियंट हॉल के अवशेष देखे थे। ऐसा लग रहा था कि अपमानित होने के बाद वे पूरी तरह से गायब हो गए थे। हालांकि किसी तरह इन मामलों की खबर उनके कानों तक भी पहुंच गई। सेल एक प्रशिक्षण कक्ष में अकेली बैठी थी, उसके शरीर से पसीने की बूंदें बारिश की तरह गिर रही थीं। दरअसल मानो उसे पता था कि उसके कपड़े इसे झेल नहीं पाएंगे। वह पूरी तरह से नंगी थी, उसके मनमोहक उभार अनगिनत फूलों के टैटू से आंशिक रूप से छिपे हुए थे। दोबारा वह उठी, जिससे अनेक लड़ाकू कठपुतलियां प्रकट हो गईं। हल्की गर्जना के साथ वह आगे बढ़ी।